गंगा तौर दर्शनात् मुक्ति यानी गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। इसी गंगा को राजा भागीरथ तपस्या के बाद धरती पर लेकर आए थे। जब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को पृथ्वी पर उतरने दिया था, तब से ये गंगा और उसकी सहायक नदियां धरती को सिंचित कर रही हैं, लोगों की प्यास बुझा रही हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब इसी गंगा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। देखिए खास पेशकश, क्यों सहमी सिकुड़ी है गंगा। हजारों साल पहले जिस गंगा को राजा भगीरथ अपने अथक प्रयासों से धरती पर उतार कर लाए थे, अपने पुरखों को तारा था, आज वो गंगा क्यों सिकुड़ती जा रही है, ये सबसे अहम सवाल है। अभी मई की शुरुआत भी नहीं हुई है कि यूपी में गंगा किनारे बसे जिलों में पानी की किल्लत दिखने लगी है और गंगा सिकुड़ती जा रही है। जलधाराएं पतली धाराओं में विभाजित हो रही हैं और नदियां सूखती जा रही हैं। वैज्ञानिकों की माने तो भीषण गर्मी की दस्तक के कारण अप्रैल महीने में ही बीच गंगा में टीले दिखने शुरू हो गए हैं और भविष्य में जल संकट का खतरा भी सामने खड़ा हो सकता है। पिछले 2 दशकों से गंगा में लगातार पानी कम होता चला जा रहा है और पानी कम होने की वजह से हो क्या रहा है कि बड़े बड़े टीले दिख रहे हैं। तो जो टीले दिख रहे हैं ये इंडिकेशन है कि पानी का स्तर बहुत कम हो गया और जब गहराई कम हो जाती है तो उस समय पानी गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो घुलित ऑक्सीजन पानी के अंदर होती है वो कम हो जाती है। तो जितने जलीय जीव हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या तो वहाँ से माइग्रेट करके ऐसे जगह चले जाएंगे जहाँ पर कि जो है पानी की मात्रा ज़्यादा है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पानी कम होने से गंगा का डाइल्यूशन क्षमता, जिसको हम पाचन क्षमता कहते हैं, वो गिर जाता है और पाचन क्षमता कम होने से थोड़ा भी प्रदूषक सीवेज या कोई चीज़ आ रहा है गंगा में तो प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। और तीसरी बात, जब पानी का प्रवाह कम होता है तो पानी के प्रवाह कम होने के साथ ही सिल्टेशन रेट बढ़ जाता है, क्योंकि वेलोसिटी जैसे ही कम होगी सिल्टेशन रेट बढ़ जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने साल 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स घोषित किया है। इसकी वजह है दुनिया भर में ग्लेशियर्स का जलवायु परिवर्तन की वजह से तेजी से पिघलना। हिमालय सहित विश्व भर में 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले ग्लेशियर अगले 25 सालों में सूख जाएंगे और 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले ग्लेशियर अगले 75 सालों में सूख जाएंगे। ये ग्लेशियर हर साल औसतन 58 बिलियन टन बर्फ खो रहे हैं। हर साल समुद्र का जलस्तर 4.5% की दर से बढ़ रहा है। हिमालय में 37,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ग्लेशियर्स हैं। भारत में श्रीनगर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड राज्यों में ग्लेशियर पाए जाते हैं, जो गंगा, यमुना, घाघरा, रामगंगा और गंडक नदियों के स्रोत हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भारतीय हिमालय क्षेत्र में 9,575 ग्लेशियर हैं। अकेले उत्तराखंड में 968 ग्लेशियर्स हैं। गर्मी तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती हुई गर्मी का असर नदियों पर भी पड़ रहा है। कानपुर में गंगा का दायरा बेहद सिकुड़ गया है। गंगा, जिसका प्रवाह क्षेत्र बहुत विशाल है, वो अब गंगा सिकुड़ करके एक छोटे से दायरे में बहती हुई नजर आ रही है। गंगा इस तरह नजर आ रही है कि मानो ये गंगा नदी ना हो बल्कि कोई नहर हो। यही वजह है कि कानपुर शहर में पानी का संकट भी गहरा सकता है। दरअसल भैरव घाट पंपिंग स्टेशन से पूरे शहर में पानी की सप्लाई की जाती है और शहर का बड़ा इलाका इस पानी पर निर्भर करता है। ऐसे में पानी की कमी ना होने पाए, इसको लेकर के भी विभाग ने इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। आप सामने देख सकते हैं कि जब पानी कम हो जाता है तो ड्रेजिंग करके पानी शहर वासियों को उपलब्ध कराया जाता है, पंपिंग स्टेशन को उपलब्ध कराया जाता है और जिसके बाद ये पानी शहर तक पहुंचता है। तो ऐसे में अभी से बांध बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि सामने कारीगर काम कर रहे हैं गंगा की धारा को मोड़ने का
प्रयास करेंगे और ये गंगा की धारा मोड़ करके सीमित की जाएगी और उस एरिया से पानी को खींच करके शहर के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस तरीके का नज़ारा आमतौर पर 1-2 महीने बाद होता था, यानी कि मई और जून में इस तरीके से गंगा सिकुड़ी हुई नजर आती थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और तापमान कानपुर में ही 44 डिग्री के मार्क को पार कर रहा है, तो ऐसे में जो गंगा है वो बेहद कम प्रवाह क्षेत्र उनका हो गया है और बेहद सिकुड़ी हुई गंगा बहती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर इसी तरीके के हालात जारी रहे तो आगे आने वाले दिनों में गंगा का दायरा और अधिक सिकुड़ेगा, प्रवाह क्षेत्र और अधिक कम होगा और शहरवासियों के लिए पानी का संकट भी पैदा हो सकता है। पानी का संकट दूर करने के लिए विभाग जरूर काम कर रहा है, लेकिन अगर इसी तरीके से गंगा सिकुड़ती रही तो निश्चित तौर पर शहरवासियों को जल संकट से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि ड्रेजिंग होती है और कई बार ड्रेजिंग के बाद भी पानी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में जो जल की सप्लाई है वो कम कर दी जाती है। बहरहाल गंगा के प्रवाह की बात की जाए तो कानपुर में बेहद सकरी धारा में बहती हुई नजर आ रही हैं, जिसके चलते आने वाले वक्त में शहर में पानी का संकट पैदा हो सकता है। गंगा से शहर के एक बड़े हिस्से को पानी की सप्लाई की जाती है, जिसके लिए गंगा के किनारे पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पंपिंग स्टेशन को पानी मिलता रहे, इसके लिए छोटे बांध को बनाया जा रहा है। पहले मई में ये बांध बनाए जाते थे, लेकिन इस बार अप्रैल महीने में ही ये बांध बनाने शुरू हो चुके हैं। जानकार मानते हैं कि हालात ऐसे ही रहे तो मैदानी भाग में नदियां लगातार सिकुड़ती जाएंगी। शहर में रहने वालों को पानी से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। समुद्र में पानी बढ़ेगा और नदियों में कम होता जाएगा। देखिए, जिस तरह से हमारे देश के ग्लेशियर हों और चाहे पूरी दुनिया के जो भी बड़े ग्लेशियर हैं वो सभी सिकुड़ रहे हैं। हर 10 साल वो कम होते जा रहे हैं और जब ग्लेशियर सिकुड़ेंगे, और उनका कारण ये है कि हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, जितनी भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतने ग्लेशियर सिकुड़ेंगे। इसके साथ ही जो क्लाइमेट चेंज का असर है, बर्फबारी भी कम हो रही है और इन सारे वजह से, और जितनी भी हमारी नदियां हैं पूरे देश की वो सारी ग्लेशियर से निकलती हैं, चाहे हमारे देश की हो या पूरी दुनिया की हो। तो ग्लेशियर कम होने की वजह से लगातार नदियां सिकुड़ रही हैं, नदियों में पानी कम हो रहा है और समुद्र का जल बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि हिमालय के ग्लेशियर से निकलने वाली दो धाराओं अलकनंदा और भगीरथ के देवप्रयाग में संगम से गंगा अस्तित्व में आती हैं। अलकनंदा की धारा केदारनाथ स्थित संतोपद ग्लेशियर से निकलती है, वहीं गंगा की मुख्य धारा मानी जाने वाली भगीरथी गंगोत्री गोमुख से निकलती है। दोनों जलधाराओं का मुख्य स्रोत हिमालय के ग्लेशियर ही हैं और यूनाइटेड नेशंस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते वर्तमान समय में 38 मीटर प्रति वर्ष की दर से पिघल रहे हैं। 1996 से 2016 तक यहाँ के ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार 22 मीटर प्रति वर्ष थी। उसके बाद हर साल ये 38 मीटर की दर से घट रहा है। जी, आपने कहा कि अगर अभी नहीं चेते तो चेते, अगर तो चेतने के लिए फिर क्या करना चाहिए? क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये बचाव हो सके और हमारी नदियां सुरक्षित रहें, सिकुड़े नहीं और फिर से अपने प्रवाह क्षेत्र में पुराने तरीके बहें? देखिए, हमें अगर पृथ्वी को बचाना है तो हर आदमी को काम करना पड़ेगा इंडिविजुअल रूप से। ना तो इस पे कोई इंस्टीट्यूट काम कर सकता है, ना कोई सरकारें काम कर सकती हैं। जब हम खुद करेंगे कि हमें पेड़ को बचाना है, पेड़ को लगाना है, पानी बचाना है, सॉइल कंजर्वेशन करना है, वाटर कंजर्वेशन करना है, हमको कम यूज करना है। आप देखिए, कानपुर ऐसे शहरों में, धुलाई में, बड़े शहरों में करोड़ों लीटर पानी का बर्बाद होता है, गाड़ियां की सफाई होती है। ये सब बंद करना पड़ेगा। आप पानी यूज करिए, उतना पानी कंजर्वेशन भी करिए। हमने पूरी सड़कें, पूरा शहर पक्का कर दिया है तो पानी नीचे नहीं जाता है। तो आप देखिए, जल का संकट सभी शहरों में आ रहा है। आप देखिए, बहुत से सिटी ऐसे हैं, हमारा जो कई सिटी ऐसे हैं दुनिया के जो जीरो पानी, जिनमें रहा पानी बचा ही नहीं है, वहां टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है। वाराणसी में गंगा जिस तरह से सूख रही है, गंगा में टीले नजर आ रहे हैं। बीएचयू महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र के वैज्ञानिक प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी बताते हैं कि सिर्फ ग्लेशियर पिघल रहे हैं ऐसा नहीं, वाराणसी में सूखती गंगा की 4 मुख्य वजहें हैं। पहली वजह गंगा में लगातार पानी का कम होना। इसके अलावा गंगा के दोनों ओर लिफ्ट कैनाल के जरिए पानी की सप्लाई खेतों तक की जा रही है, जिसके कारण गंगा में फ्लो कम हो रहा है। वहीं तीसरी वजह हरिद्वार से चैनल के माध्यम से दूसरे प्रदेशों में पानी दिया जा रहा है, इसका असर काशी और अन्य जिलों पर पड़ रहा है। और चौथी सबसे बड़ी वजह गंगा बेसिन में भूजल स्तर का तेजी से गिरना। इसे रोकने के लिए हमें बरसात के पानी को सुरक्षित रखना होगा।
पहली बात तो है उत्तराखंड में हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए जो बड़े बड़े जलाशय बांध बनाए गए हैं वहाँ पानी रोका जा रहा है और सिर्फ टरबाइन चलाने के लिए जो आवश्यकता है वो पानी रिलीज़ किया जा रहा है। दूसरी बात, हरिद्वार ऑनवर्ड आपने देखा होगा, हरिद्वार में भी भीमगौड़ा केनाल से जो है पानी गंगा का सप्लाई दूसरे प्रोविंसेस को किया जा रहा है और ऑल अलोंग द लेंथ दोनों तरफ गंगा के किनारे जो है पूरा एग्रीकल्चर क्षेत्र है गंगा बेसिन, तो वहाँ पर सिंचाई के लिए जो है लिफ्ट कैनाल्स बना रखे हैं। लिफ्ट कैनाल के माध्यम से ज़्यादा मात्रा पानी का एक्सट्रैक्ट करके हम सिंचाई के लिए खेतों में दे रहे हैं। और चौथा कारण है कि चूँकि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है कि भूजल का कितना दोहन हो, तो भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, तो गंगा का पानी जो है भूजल स्तर के रिचार्जिंग के लिए भी जा रहा है। तो ये 4 कारणों की वजह से गंगा में आप लगातार पानी की कमी आप महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। गंगा से रेत का दायरा 4 गुना चौड़ा हो गया है। जगह जगह रेत के टीले नजर आने लगे हैं। गंगा के किसी घाट के सामने की ओर देखने पर मानो लग रहा है कि काशी का रेगिस्तान है। बड़े बड़े टीले आमतौर पर जून महीने में नजर आते थे, लेकिन ये अप्रैल से ही नजर आना शुरू हो चुके हैं। पूर्वांचल में गर्मी का असर अभी से ही भीषण रूप में नजर आ रहा है। आलम यह है कि वाराणसी जो गंगा के जल पर पूरी तरीके से निर्भर रहती है, आज वाराणसी में आलम यह है कि गंगा अभी से ही किस तरीके से सूखने लगी है कि बीच में रेत के बड़े बड़े टीले नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि गंगा का पानी लगातार घाट छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ देखिए, ये वाराणसी का सामने घाट का इलाका है। गंगा के बीचों बीच कितना बड़ा रेत का टीला नजर आ रहा है। स्थिति ऐसी है कि कुछ दिनों में लोग पैदल ही गंगा के बीचों बीच जा पाएंगे और ये स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि गंगा में अगर पानी कम होता है तो उसका असर वाराणसी में पेयजल पर पड़ता है, क्योंकि गंगा के पानी की सप्लाई वाराणसी के पुराने शहर में होती है। और ये तस्वीरें दर्शाती है कि किस तरीके से गंगा में पानी कम हो रहा है। लगातार गंगा सूखती जा रही है। अभी अप्रैल का महीना है, मई और जून बाकी है, पर अभी से ही गंगा पूरी तरीके से सूखती हुई दिखाई दे रही है और इसका असर जो ग्राउंड वाटर लेवल है उस पर साफ साफ पड़ता दिखाई देता है। जो नदी वैज्ञानिक है वो मानते हैं कि गंगा की धारा अविरल न होने के कारण गर्मी पड़ते ही इस तरीके के दृश्य दिखाई देते हैं और ये दृश्य बेहद चिंताजनक है। अगर यही स्थिति रही तो गंगा बिल्कुल सूखती हुई नजर आएगी और इसका असर शहर में पीने के पानी पर भी पड़ेगा। लोगों के पास पीने का पानी भी कम हो जाएगा। 4 पहाड़ियों से घिरा गंगोत्री ग्लेशियर 19,683 वर्ग किलोमीटर का है। ये ग्लेशियर 30 किलोमीटर लंबा है, साथ ही 0.5 से 2.5 किलोमीटर की चौड़ाई है। इसके एक छोर पर गोमुख स्थित है। यहीं से भागीरथी नदी निकलती है, जो कि बाद में जाकर देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा नदी बनती है। हिमालय क्षेत्र में बढ़ते तापमान, कम बर्फबारी और ज्यादा बारिश की वजह से ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। गंगोत्री ग्लेशियर पिछले 15 साल में 0.23 घन किलोमीटर क्षेत्र में पिघल चुका है। इस दर से इसे पूरी तरह पिघलने में 1500 से 1535 वर्ष का समय लग सकता है, लेकिन क्या ऐसा होगा, कहा नहीं जा सकता। प्रयागराज में भी गंगा की चौड़ाई लगातार कम होती जा रही है। महाकुंभ के दौरान तो यहाँ पर काफी पानी था, लेकिन अब गर्मी में हालात बदल चुके हैं और गंगा घाटों से दूर होती जा रही है। यहाँ के लोगों और तीर्थ पुरोहितों का मानना है कि प्रयागराज एक प्रमुख तीर्थ होने के कारण यहाँ गंगा का प्रवाह 12 महीने होना चाहिए। इसके लिए भले ही यहाँ बैराज क्यों ना बनाना पड़े। पानी थोड़ा कम हो गया है। पानी अगर अच्छा रहता तो और भी श्रद्धालुओं को थोड़ा अच्छा लगता, और तो गर्मी की वजह से पानी स्टेटा बहुत नीचे चला गया। पानी के पास जलस्तर बहुत नीचे हो गया। पशु पक्षी सारे चीज़ परेशान भी हैं। और जो है अगर यहाँ गवर्नमेंट का थोड़ा सा और देखभाल होता तो और अच्छा होता, अति उत्तम होता। बाकी कुंभ मेले में तो हम आए हुए थे, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। गर्मी के मौसम में आज को देखते हुए जो है पानी धीरे धीरे सूख रहा है और पहले कुंभ में जो है महाकुंभ में बहुत दिव्य कुंभ भव्य कुंभ में पानी का स्तर
ठीक था। अब जैसे जैसे गर्मी थोड़ा बढ़ रही है उसी हिसाब से जो है पानी जो है कम होता चला जा रहा है। हाँ, आधा पानी जो है हो गया है। अब आगे और भी थोड़ा कुछ कम हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है इसके विषय में। हम इस पर ये कहना चाहते हैं कि कुंभ मेले में ये सामने आपको दिख रहा है, ये पूरा जल सा भरा हुआ था, पूरा जल प्रवाह था। आज ये स्थिति है जो कि कुंभ का भी और आज का दोनों का भी सामने है। इस पर एक चीज़ सरकार को ये करना चाहिए। हमने पहले भी इस मांग उठाई थी कि इस यहाँ पर जल बराबर बना रखने के लिए एक बैराज की यहाँ आवश्यकता है। एक बैराज यदि फाफा मऊ के आसपास या जहाँ भी सरकार निश्चित करे वहाँ अगर बैराज बना दे तो जो फालतू पानी हर समय निकलता रहता है वो एकत्र रहे और यहाँ एक ज़रूरत की धारा का हर समय इंतजाम रहे। तो यहाँ पर जब तक बैराज न बनेगा तब तक मई जून में ये स्थिति हमेशा आती है। नहरों को पानी सप्लाई शुरू हो जाता है तो इधर का पानी अपने आप समाप्त हो जाता है। गंगा की स्थिति हर साल प्रयागराज में ऐसी ही होती है। गंगा सिकुड़ती रहती है और स्थानीय लोग उसी में नहाकर पुण्य लाभ लेने की कोशिश करते हैं। गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही प्रयागराज में गंगा की धारा भी सिकुड़ने लगती है और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धीरे धीरे जो धारा है उसका एरिया, जो चौड़ाई है वो लगातार कम होती जाती है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जो यहाँ पर कुंभ मेले के लिए पांटून ब्रिजेस बनाए गए थे। तो आप देखें तो ये जो पांटून ब्रिजेस एक छोर से दूसरे छोर तक बनाए गए थे उसमें से आधा जो पांटून पुल है वो पानी से बाहर निकल आया है, यानी गंगा की धारा जो है वो पीछे चली गई है। हालांकि आधे जो पांटून ब्रिजेस हैं उसका जो आधा एरिया है वहाँ पर अभी भी गंगा की धारा है। लेकिन अगर हम 2 महीने पहले की बात करें, फरवरी तक की बात करें, तो जो गंगा की धारा थी वो सामने जो आखिरी पांटून ब्रिज का आखिरी पांटून दिखाई दे रहा है वहाँ तक थी। तो तेज़ी से गंगा की धारा सूख रही है और ऐसा हमने तमाम जो गर्मी के मौसम में हर साल देखने को मिलता है। लेकिन इस पार जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ है और जितने एरिया में जो चौड़ाई थी गंगा की उसकी आधी से भी कम रह गई है। तो यहाँ पर जो तमाम तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा हैं और नाविक मल्लाह समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि अभी मई के महीने की शुरुआत नहीं हुई है और मई आते आते अभी ये धारा और सिकुड़ेगी और जो गंगा की जहाँ पर धारा होती थी वहाँ पर इस तरह से आप देखें तो यहाँ पर ज़मीन दिखाई दे रही है और साइड में ये जो पांटून ब्रिजेज़ हैं ये डूबे हुए थे पानी के अंदर और इसके ऊपर से जो पांटून ब्रिजेज़ हैं इसके ऊपर से मेले के आर पार जाने की व्यवस्था थी। तो ये पांटून ब्रिजेज़ वहीं पर बनाए जाते थे जहाँ पर पानी ज़्यादा होता था और गंगा का जहाँ पर गंगा का क्षेत्र होता था। लेकिन देखें तो पूरा पांटून ब्रिज अब बाहर दिखाई दे रहा है, नदी से बाहर आ चुका है, जो इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से गंगा तेज़ी से सिकुड़ रही है और सूख रही हैं। तो तमाम जानकार चिंता व्यक्त करते हैं कि जिस तरह से इस मौसम में गंगा की धारा एक तरह से लुप्तप्राय जैसी स्थिति में आ जाती है वो अच्छे संकेत नहीं है। गंगा का संबंध तमाम जो गंगा के घाट पर रहने वाले लोग हैं उनसे है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर महीने प्रयागराज पहुंचते हैं गंगा में स्नान करने के लिए, जो एक गंगा से जुड़ी अर्थव्यवस्था है। हज़ारों लाखों लोग उस पर आश्रित हैं, चाहे वो नाव का संचालन हो, तीर्थ पुरोहित हो, पंडा समाज हो या फिर मछुआरों की बात कर लें, उनका भी जो एक तरह से गंगा की धारा सूखने का असर उनके ऊपर भी पड़ता है। और जिस तरह से पानी को जगह जगह पर बांधा गया है, जिस तरह से नदी की जो धारा है उसका प्रयोग तमाम बांधों में किया जा रहा है, उसके चलते इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। और जब कुंभ और माघ मेले का आयोजन होता है तो तमाम जो डैम है वहाँ से अतिरिक्त पानी छोड़ा जाता है, उसके बाद लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। लेकिन 2 महीनों के अंदर, महज 2 महीनों के अंदर गंगा की धारा प्रयागराज में अब आधी से भी कम रह गई है। गंगा जैसी नदियां पृथ्वी से एक समय बाद लुप्त हो जाएंगी, ऐसा गंगा की दशा को देखकर तो लगता ही है, लेकिन ऐसा पुराणों में भी वर्णित है। देवी भागवत पुराण के स्कंद 9 अध्याय 11 में जिक्र है कि कलयुग के 5000 साल बीतने पर गंगा नदी भी पृथ्वी से चली जाएगी। कथा के अनुसार एक बार गंगा और सरस्वती में विवाद हो गया था, जिनके बीच बचाव के लिए लक्ष्मी पहुंची थी, तो सरस्वती ने उन्हें वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर पापियों का पाप स्वीकार करने का श्राप दे दिया था। इसके बाद गंगा और सरस्वती ने एक दूसरे को नदी के रूप में पृथ्वी पर रहने का श्राप दे दिया। तीनों देवियों का क्रोध जब शांत हुआ
तो पश्चाताप करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंची। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब कलयुग के 5000 साल पूरे हो जाएंगे तब तीनों देवियां वापस अपने अपने स्थान को लौट जाएंगी। पौराणिक कथा के मुताबिक गंगा करीब 14000 साल पहले पृथ्वी पर आई थी। जानकार बताते हैं कि अब इससे बचने के लिए वैश्विक ग्लेशियर निगरानी प्रणालियों का विस्तार किया जा रहा है। ग्लेशियर से संबंधित खतरों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित की जा रही है और ग्लेशियर निर्भर क्षेत्रों में स्थायी जल संसाधन प्रबंध को बढ़ावा देना होगा। साथ ही कार्बन उत्सर्जन को घटाकर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के औसत पर लाना होगा, तभी हमारी प्राचीन नदियां बच सकती हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।